हैं। Which defects are applicable for non-ionic? मैम वेकेंसी और इंटरस्टिशियल। Non-ionic या ionic के लिए? मैम वो इसमें लिखा हुआ है वेकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स एज एक्सप्लेन्ड अबव कैन बी शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। हाँ, कैन बी शोन बाय नॉन आयनिक, मतलब आयनिक में तो होंगे ही होंगे, कोवलेंट में भी होते हैं। जैसे कि डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें कभी कभी क्या होता है, कोबाल्ट आ जाता है बीच में इंटरस्टिशियल में, उसी वजह से क्या कहता है, आयरन आ जाता है। उसी वजह से जो स्टोन होता है ना, मतलब डायमंड ना रह करके वो टोपाज या फिर ओपल या फिर रूबी, एमरल्ड, इसमें चेंज हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उनका कलर होता है ना, कोबाल्ट आयरन सॉल्ट्स के कलर्स होते हैं, तो वो कलर उस वाइट कलर ऑफ डायमंड में चला जाता है, दैट्स व्हाई दे बिकम टू डिफरेंट स्टोन्स। तो ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये नॉन आयनिक मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी हो सकते हैं। इज इट फाइन नाउ? यस मैम। जो जैसे डोपिंग मैम था, डोपिंग फ्रेंकल तो नॉन, डिफेक्ट जैसे होता है। हाँ मैम जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं हम। फ्रेंकल तो है ही ना हमारा। फ्रेंकल किस टाइप का डिफेक्ट है? इजंट इट अ वैकेंसी डिफेक्ट? मैम फ्रेंकल इंटरस्टिशियल होता है। सॉरी, इंटरस्टिशियल होता है। फ्रेंकल इज एन, हाँ वो शॉर्ट की था। मैम हाँ वो तो इसमें मैम लिखा हुआ था जैसे एनसीईआरटी में कि फ्रेंकल जो है दोनों ही दिखा रहा होता है नेचर, हाँ, वेकेंसी एजीआई के केस में वो दोनों ही शो कर सकता है। वो एजीपीआर था जो शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों दिखाता है। यस मैम, एजीपीआर था। हाँ, तो जो बुक का है उसी को एग्जाम्पल को तुम्हें देना है, क्योंकि तुम ऑन पेन एंड पेपर तो नहीं कर सकते ना, तो जो बुक के एनसीईआरटी बुक के हैं सिर्फ वही लेने हैं एग्जाम्पल्स। मैम मैं ये कह रही थी कि मैम जो हाँ, फ्रेंकल डिफेक्ट होता है एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि वो वेकेंसी डिफेक्ट भी होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी होता है, दोनों होता है। तो होता ही है ना बेटा, वो देखो यहाँ पर अपनी जगह छोड़ के जाता है, देखो यस मैम उससे फ्रेंकल, वेकेंसी हाँ, तो वो वैकेंसी भी तो क्रिएट करता है ना। जैसे आती ये है। होना चाहिए, ये उसकी जगह थी, बट ये अपनी जगह पे ना बैठ करके, मैंने तुम्हें एग्जांपल भी ऐसे ही दिया था कि यहाँ पर फैन, ये तुम्हारी लोकेशन थी बट तुम्हारे को फैन नहीं मिल रहा था, तुम फैन के नीचे जाके बैठ गए, तो आंट यू क्रिएटिंग अ वैकेंसी? यस मैम। और मैम एंड शॉर्ट की इस तरह उसको केवल उसी में डाल सकते हैं क्योंकि वेकेंसी वो में। बीच में जगह थोड़ी ना ऑक्यूपाई करता है। यस मैम। ठीक है, अब सही है। यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं इसको। सो द क्वेश्चन इज अ बॉडी सेंटर्ड cubic lattice is made up of hollow spheres of, it is made up of hollow spheres of B. ठीक है, spheres of A, spheres of A are present in hollow, are in hollow spheres of B, of B. अच्छा क्वेश्चन है। Radius of A is half times of radius of B. ठीक है, what is the ratio of total volume of B spheres unoccupied by A in a unit cell and volume of unit cell and the volume of unit cell, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन इज, एक दिया हुआ है 7√3π/64, दूसरा दिया हुआ है 7√3π/128, दिस इज 7π/24 एंड डी इज नन ऑफ दीज। चलो ट्राई करते हैं। तो देखो उनका कहने का सेंस क्या है, बीसीसी लैटिस है और बीसीसी लैटिस में जेड की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, वो बी स्फीयर से बना हुआ है। ठीक है, बी स्फीयर्स आर मेकिंग इट। अब बी स्फीयर के अंदर एक ए स्फीयर और प्लेस्ड है, और ए स्फीयर का वॉल्यूम बी स्फीयर का, सॉरी रेडियस जो है वो ए स्फीयर का हाफ है। कैन यू फॉलो दिस? यस यस मैम। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बी? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बी? अगर मुझे लिखने को बोला जाएगा
So how will I write 4/3 pi r cube? And what will be the volume of A? 4/3 pi r cube by 8 or not? Check करो. यस मैम इतनी ही Yes. होगी। ठीक है, तो अब बताओ what is the volume unoccupied by A inside B? माइनस कर देंगे दोनों। Yes. तो माइनस करोगे तो won't it become 7 times 4/3 pi r cube by 8? देखो जरा। Yes, ma'am. ठीक है, तो बस यही चीज उन्होंने पूछी है तुमसे। What is that? तुम बस डर गए। Ratio of total volume of B left by A in a unit cell and volume of the unit cell. So what will be the ratio? How will I find the ratio? So ratio will become, what is the unoccupied volume? 7 into 4/3 into 8 into pi r cube. And what is the volume of the unit cell? Isn't it A cube? यस मैम। यहाँ R है, यहाँ A है और यहाँ पे दोनों टर्म्स नहीं है, तो R और A का रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा। यस मैम। Yes. What is it? A√3 is equal to 4r। 4r 4r, बट हम इसको क्यूब करेंगे तो a क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 का क्यूब r क्यूब अपॉन 3√3। कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम यस Yes. मैम। बस तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो। 7 into 4 ये हो गया 3 into 8, यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 का क्यूब into r का क्यूब, यहाँ पर क्या हो गया? 3 3s are 9 and √3 and r cube and pi। देखो यही हुआ। चेक इट आउट। यस मैम इसको इसको कैंसिल कर दो। 3 3s are 9 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 2s are 8 में चेंज हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 7 3s are 21 √3 एंड 64। 64 को इसको डबल करोगे तो 128 pi, ऐसा कुछ है क्या? 128 तो आ रहा है नीचे, लेकिन 7√3 आ रहा है। 7√3 आ रहा है, तो ये 3 नहीं बचेगा क्या? ये 3 नीचे आएगा। ओ सॉरी, नहीं, 3 √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 बचेगा ना बेटा? यस मैम Yes, मैंने ma'am. बाय मिस्टेक 9 लिख दिया था। 9 पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया था। ये 3√3 होगा। 7√3 होगी। हाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7√3 बचेगा। माय मिस्टेक, इजंट इट? यस मैम। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इज इट फाइन नाउ? यस। किसका क्वेश्चन था अभी क्लियर हो गया? Whose doubt was it? Is it clear now? यस मैम Okay. मैम इसमें बस यही कंफर्म करना था क्योंकि मैम आंसर में नन ऑफ दीस लिखा हुआ था, डी ऑप्शन। तो ये आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? बी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है? मैम मेरा भी सेम आ रहा था जो आपका आ रहा है 7√3/128, बट हाँ, मैम फिर? आंसर शीट में नन ऑफ द अबव दिया हुआ था। मैम बस वही मैम कंफर्म उसमें पाई भी आपके आंसर में आ रहा है। ओ यस, Yes, पाई ma'am. भी आ रहा है। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने ठीक से देखा नहीं, तुम्हारे जैसे मिस्टेक कर दिया। पाई नहीं है ना इसमें, नन ऑफ दीज ही तो हुआ। यस मैम ठीक है, चलो ठीक है ना अभी। यस मैम तो अब देखो हमारा लगभग आईओसी स्टार्ट हो जाएगा, बट उससे फिजिकल का एक लास्ट चैप्टर, मतलब एक चैप्टर तो सर करा दे रहे हैं और एक चैप्टर मैं करा देती हूँ। दैट इज सरफेस केमिस्ट्री अपन कर देते हैं। तो हमारा ये चैप्टर ना बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि इसमें सिर्फ तुमको रीडिंग मारना है चैप्टर का, और इससे पक्का एक क्वेश्चन जेई मेंस में या फिर एडवांस में आता ही है। फॉर श्योर वन क्वेश्चन इज फॉर श्योर इन जेई मेंस एंड एज वेल एज इन एडवांस। और क्वेश्चन ना, क्योंकि उनके पास स्कोप ही नहीं है बुक के बियॉन्ड जाने का, आईओसी में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऐसे चैप्टर्स में जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सर ने करा दिया। मैम वो हम लोग को उसका रीड टेस्ट करने हुआ के लिए था, दे हम दिया लोग ने था, कुछ फिर क्विज हो कर गई लिया थी। था, क्विज हो हाँ, गई थी तो उस पे। मतलब ठीक है, कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो हम एंड में मैं इसको एक बारी ब्रीफली रिवाइज करा दूंगी। तो ये सब चैप्टर्स ना रीडिंग वाले ही चैप्टर्स होते हैं, इनमें कुछ होता नहीं है, बट इनसे क्योंकि इनके पास स्कोप नहीं है,
बाहर जाने का, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चंस बड़े इजी आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं। पॉलीमर्स करके भी तुम्हारा चैप्टर होगा, तो इन सब के क्वेश्चंस ना बड़े इजी होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना 9-10 तक क्या होता था, बुक पढ़ा और उससे क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आता था ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें भी आने की मतलब आते ही ऐसे ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गए। इससे हो गया, फिर तुम्हारे पास एक जैसे पी जो भी तुम्हारा डी एंड एफ हो गया, इसमें स्कोप ही नहीं है उनके पास बाहर जाने का। सो इट बिकम्स अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स। दीज आर लाइक अगर तुम एक एक चैप्टर को भी पकड़ लो तो 5 चैप्टर्स मैंने तुम्हें बता दिए, 5 क्वेश्चंस तुम्हारे फिक्स हो गए अगर तुमने सिर्फ रीडिंग कर ली। कई बार जब बच्चे लास्ट मोमेंट तक प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं ना, तब हम उनको ऐसे ही समझाते हैं, भाई कुछ मत करो, ठीक है, 15 दिन बचे हैं तो भी तुम्हारे पास स्कोप है। 5 चैप्टर्स को अच्छे से रीडिंग मार लो और 5 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएंगे। 5 4 जा 20 मार्क्स तो कहीं भी तुम्हारे नहीं गए हैं। ओके, तो ये उन चैप्टर्स में से है जो स्कोरिंग है, और सिंपल रीडिंग करनी है। और रीडिंग भी किसकी करनी है, जो भी तुम्हारी स्कूल बुक है उसकी करनी है। तो क्या हो गया, जेई मेंस की भी प्रिपरेशन हो गई प्लस बोर्ड्स की भी हो गई। इज इट फाइन? ठीक है, तो सिर्फ रीडिंग 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 ही करनी है इस चैप्टर की, ठीक है। तो अभी से तुम एक टारगेट बना लो। जैसे अगर तुम मुझे टारगेट देते हो कि मैं रोज का मतलब मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने मुझे टारगेट दिया कि मेरा टारगेट रख रखा है कि मैं रोज 2 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ूंगा, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, फाइन। तो उसमें से तुम अपने टाइम को डिवाइड कर लो, 3/4 ऑफ द टाइम तो क्वेश्चन सॉल्विंग में डालो। लाइक कुछ भी एक टारगेट कर लो, 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन मुझे रोज पढ़ने हैं। और उसके बाद में टारगेट कर लो कि 20 पेजेस या 10 पेजेस एनसीईआरटी के रोज पढ़ना है। ओके, एनसीईआरटी बुक है या जो भी तुम्हारी स्कूल बुक है, एनसीईआरटी से मतलब एनसीईआरटी मत समझना, स्कूल बुक से पढ़ना है। अब क्या करना है, 20 पेजेस में क्या पढ़ने हैं, इसी टाइप के चैप्टर्स। जैसे सरफेस हो गया, मैं तुम्हें बताती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे तुम्हें सरफेस केमिस्ट्री की रीडिंग मारनी है रोज, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम्पल्स भूल जाओगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। देन सपोजिंग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th का चैप्टर था ना, उसकी रीडिंग मारनी है। थर्ड तुम्हारे पास लिखा ही है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें कुछ कराने लायक नहीं होता है, सिर्फ मतलब पढ़ना ही होता है। फिर पॉलीमर्स हो गया, फिर एक चैप्टर और होगा तुम्हारे पास मेटलर्जी, जनरल यस प्रिंसिपल्स इन मैम। आइसोलेशन, ठीक है। वो मैं तुम्हें कराऊंगी, बट तुम उसको रीड कर सकते हो, उसी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर तुम्हारे पास हो गया पी ब्लॉक। ये 12th के चैप्टर्स हैं जिनको तुम रीडिंग मारते रहो रोज का रोज, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। फिर अगर 11th के चैप्टर्स में जाना चाहते हो तो एक बारी हाइड्रोजन मैं करवाऊंगी। आई एम नॉट सेइंग आई विल नॉट मेक यू डू इट, बट यू जस्ट कैन इन रोटेशन कीप ऑन रीडिंग इट, क्योंकि मैं कितना भी करवा लूँ तुम्हें लर्न नहीं होगा जब तक तुम उसको बहुत ज्यादा बारी फ्रीक्वेंटली देख नहीं लेते। तो इसके लिए कीप ऑन रीडिंग देम। एस ब्लॉक एंड कार्बन एंड बोरॉन फैमिली 11th में है। तो ये 8-9 चैप्टर्स, यू सी योरसेल्फ 9 चैप्टर्स है, 9 4 कितना होता है, 36 होता है ना। देखो 36 मार्क्स तो तुम्हारे फ्री के हैं, बस रीडिंग 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 से ही आने वाले हैं। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि लास्ट के 15 दिन में हम बैठ कर रीडिंग करेंगे और हमारा काम चल जाएगा, तो भाई 9th 10th नहीं है, काम नहीं चलता है, ठीक है। मतलब जैसे नॉवल पढ़ते हो ना सोने से पहले, बस उसी टाइप की रीडिंग इन चैप्टर्स की करते रहो। कैन यू गेट इट? यस क्लास मैम। 12th वाला बस उतना भी कर लो ना, तुम्हारे को बहुत हेल्प हो जाएगा। मतलब सोचो 36 ऑलरेडी यहाँ से आ रहे हैं, इतना ही तुमने अगर 6 7 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में थोड़े बहुत भी कर लिए, जो भी तुम्हारे इजीएस्ट चैप्टर्स हैं उनके कर लिए, तो आराम से तुम्हारा 80 90 तो मतलब फ्री के मार्क्स में से। एंड दैट इज द रीजन दे से केमिस्ट्री इज स्कोरिंग। नाउ डिड यू गेट इट, व्हाई डू वी से केमिस्ट्री इज स्कोरिंग? यस फिजिक्स में मैम। तुमको ये मैम। लिबर्टी सिर्फ 2 चैप्टर्स में मिलेगी, मॉडर्न फिजिक्स में, ओके। सेमीकंडक्टर्स में वहाँ बस बहुत कम चैप्टर्स मिलेगी। तुमको मैथ्स में लिबर्टी शायद सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में मिलेगी, और अलजेब्रा बहुत इजी मानते हैं फिर हम लोग, क्योंकि करते ही नहीं है ज़्यादा, उसमें कुछ होता नहीं है, कैलकुलस वगैरह ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाती है। सो तो ये मतलब, और यहाँ पे देखो जस्ट 4 टाइम्स ऐसे चैप्टर्स आ रहे हैं, इजंट इट? यस मैम।
Okay, can you follow my point? Yes. Yes, ma'am. मैम इन चैप्टर्स में बाकी चीजें तो याद हो जाती है मैम, जैसे एस ब्लॉक वगैरह था उसमें जो आयनाइजेशन Exactly. पोटेंशियल के ऑर्डर होते हैं वो नहीं याद होते हैं। तो बेटा हमें करवाऊंगी ना तुम्हें वो, और जो स्पेसिफिक जैसा पीरियोडिक टेबल था, अब क्या है उसमें मतलब बेसिक चीजें याद है, सिर्फ एक्सेप्शंस में प्रॉब्लम आती है ना। और यस काफी मैम। कुछ चीजें तुमने एस ब्लॉक में जब रीड करी होंगी तो फजांस रूल और पीरियोडिक से ही रिलेटेड पढ़ाई जाती है, तो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना होता है उसमें। हम स्टार्टिंग में तो बस प्रॉपर्टीज ही एक्सप्लेन करते एग्जैक्टली रहते तो हैं। Yes, पीरियोडिक और उससे ही रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो सरफेस थोड़ा नया है, मैं इसके लिए नहीं कहती हूँ, तो मैं करवाऊंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट अगर अभी से देखो तुम्हारे पास हार्डली कितना टाइम रह गया है, अगस्त, फिर उसके बाद क्या है ना, अगस्त ऐसा महीना होता है जहाँ पे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं, तुम्हारा टाइम ऑलरेडी ना चाहते हुए फैमिली की वजह से, क्योंकि फैमिली में रहते हो, कट ऑफ नहीं कर सकते हो, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने ही रह रहे हैं। 4 महीने में भी 1 महीना निकाल दो, दिवाली, दशहरा, कुछ ना कुछ आएगा, and you will, you unknowingly or knowingly you will have to participate and you will have to give your time there with your family. So एक तरीके से 3 महीने रह रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं तुमको वैसे बोलूँ, एज अ टीचर बोलूँ, तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा, मैं तो पढ़ा दूंगी और बोलूंगी हाँ खत्म हो गया, ठीक है। बट इफ यू डोंट रिवाइज, इज इट वर्थफुल? अगर तुमको वहां पे एग्जाम में क्लिक नहीं कर रहा है कि ये एक्सेप्शनल केस है, इज इट वर्थफुल टीचिंग? या तुम्हारा पढ़ना भी वर्थफुल रहा? नहीं रहा ना। तो अगर तुम इस चीज को करीबन मतलब इसको 3-4 बारी रीड करते रहोगे, आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉपर रीड करो, जस्ट रीड करो, पेन एंड पेपर लेकर के, जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ उसको करो, अंडरलाइन करो, जो समझ में आया उसको ठीक है, फिर पूछ लिया, तो क्या होगा, जब एक ही चीज 10 बारी तुम्हारे आंखों के सामने से निकलेगी, वो ऑटोमेटिकली लर्न होने लगती है तुम्हारे को। मतलब तुम बस से कितने लोग स्कूल जाते होंगे, और तुम्हारे यहाँ जो वो एडवर्टीजमेंट के बोर्ड्स लगे होते हैं, तुम्हें याद हो जाते हैं कि नहीं याद हो जाते हैं कि इस बिल्डिंग के बाद ये बिल्डिंग आती है? कैसे? Because you go through them, your eyes go through them, your brain gets programmed. So that's what I mean to say. Even if you give a blind reading to these things, ना reactions रट नहीं सकते तुम, मतलब तुम्हें automatically your mind will get programmed. So even if you give like 20 pages, आज मुझे इसके करने, just novel की तरह ड्यूटी समझ करके blindly, जब होता है ना हमारा दिमाग थक जाता है हम क्वेश्चंस करते करते या एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने अपना टाइम टेबल बना रखा है कि हमें इतना टाइम पढ़ना ही पढ़ना, टेबल चेयर पे बैठे ही हैं और दिमाग कहीं लग नहीं रहा है, तो उस केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो इस टाइप के चैप्टर्स है ना, उनको उठाओ और जस्ट सिंपल रीडिंग दे दो। कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ठीक है, क्योंकि जितने बारी तुम्हारी आंखों के सामने से ये निकलेंगे ना, उतना knowingly or unknowingly it will get into your brain. Unconsciously it will go to your brain. See, you don't want to learn the address, you don't want to learn कि यहाँ पे कौन सा advertisement लगा है, अमूल का लगा है कि किसका लगा, but knowingly or unknowingly you learn that ना. yes ma'am. The same thing will happen here. Okay. Is it fine? Yes. Yes ma'am. Yes चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। Excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, solid state में one first order reflection और second order reflection करके कुछ दिया हुआ है, वो क्या कहाँ है? दिया हुआ है? मैम देखो पैकेज एक वो दिया हुआ है, पैकेज में तो बहुत कुछ चीजें दी होती हैं तुमको, मतलब तुम देखो तुमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो वाली चीज है। बस एक चीज होती है जो थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ क्या होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि एटम्स जो हैं इतने डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इंसिडेंट होती है, इस पार्टिकल से टकराती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे ये थीटा एंगल आता है, तो और इसकी जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं वो n लैम्डा करके होता है, तो कुछ और ये डिस्टेंस होता है 2d, ये डिस्टेंस को हम 2d मतलब जैसे ये है ना, ये क्यूब है, तो ये क्यूब में एक लेयर ऐसे ऐसे जा रही होगी, ऐसे ही होगा ना पैकिंग में। yes, और ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को अपन ने बोल दिया 2d। तो ये मतलब ये पार्टिकल कहाँ पे प्लेस्ड हैं, उनके लिए हम लोग एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और ऐसे कर देते हैं, और ये वेक्टर्स लगा देना,
तो कुछ n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा कर करके एक फॉर्मूला आ जाता है। उससे हम लोग निकालते हैं कि जो एज ऑफ द क्यूब है वो क्या लेंथ का होगा। हम लोग लिख रहे थे ना यहाँ एज ऑफ द क्यूब, वो हमें कैसे पता चलती है, वो ऐसे पता चलती है। ओके ओके और उसके अलावा जो दिया हुआ है या तो फिर मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज दो सो वी कैन जस्ट चेक इट आउट। बट जितना मैंने पढ़ाया है देखो, तुमसे खुद देख लो, तुम अपना पैकेज के क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तुम अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तुम नरेंद्र अवस्थी कर पा रहे हो, तुम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स करके आ रहे हो। तो भाई मैंने बार बार तुमको बोला है मॉड्यूल और ये सब चीज़ें ना मार्केटिंग के लिए बनाई जाती हैं ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो। बट अगर हम मार्केट के सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो अब हमें इन सब चीज़ों पे इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत है क्या? ये वही वाली बात है, बॉर्नवीटा को बोल करके बेचते रहते हैं कि हाँ हाइट बढ़ जाएगी, कॉम्प्लान से हाइट बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, स्कूल में परफॉर्म करने लगोगे, कैलॉग्स खाने से परफॉर्म करने लगोगे। बट ऐसा होता है क्या? मेहनत नहीं करोगे तो कैसे परफॉर्म करोगे? ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? मैम हाँ मैम एक बार वो रिजल्ट दिखा दीजिए ब्रैग्स लॉ वाला। ओके ठीक है। सो ये एक बस इक्वेशन आता है, इससे भी क्वेश्चन नहीं आया अभी। बस इसके अलावा अभी तक ऐसा अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो तुम बिल्कुल अप्रोच करो। मुझे लगेगा कि यहाँ पे कोई चीज़ टॉपिक ऐसा है जो मुझे बताना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे तो आई विल सर्टेनली टेल यू। उसके अलावा जितना पढ़ाया है ना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है तुम लोगों के लिए फॉर द टाइम बीइंग। एंड बेसिक वही है, हमारा पर्पस क्या है वहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना, रादर देन ये शो करना कि हमें इतनी नॉलेज आती है। तो अगर हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मतलब हमने सेटिस्फैक्ट्री सिलेबस कंप्लीट कर दिया। जो नहीं हो रहा है तो उनको डाउट्स में पूछ लो। फाइन। एंड आई डोंट थिंक कि एनसीईआरटी बुक से हमारा कुछ छूटा होगा, क्योंकि बेसिक सिलेबस तो हमारी एनसीईआरटी गवर्न करती है। उसके अलावा तो गूगल पड़ा हुआ है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। Is it fine? Yes. चलेगा, हम करें फिर आगे। यस Yes, मैम। ma'am. चलो ठीक है, फिर हम करते हैं आगे। सो बेसिकली यहाँ पर सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे देखो जो फिनोमेना है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एड्सॉर्प्शन के बारे में, ओके, कोलॉइड्स के बारे में, 3 पार्ट्स हैं इसमें, कोलॉइड्स के बारे में एंड इमल्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, मैं एनसीईआरटी का ही सीक्वेंस फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज एड्सॉर्प्शन। Adsorption. Now, what is adsorption? So, what happens is, जो molecules होते हैं ना, the phenomena of attracting and accumulating, and you know, organic पढ़ने का भी कितने लोगों को organic में problem face हो रही है? You're not able to remember the reactions, you're not able to apply them. या करते हो तो नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? All are good in organic. It's very good. What should I take it as? You're not answering. See, I am asking in a friendly way, not in a competitive way, because we both together have to work for your upliftment. ऐसा नहीं है कि सर वो पढ़ा रहे हैं तो मेरे को उससे कंसर्न नहीं है, या मैं फिजिकल पढ़ा रही हूँ तो उन्हें इससे कंसर्न नहीं है। ठीक है, हम दोनों को ही तुम्हारी अपलिफ्टमेंट और अच्छी रैंक के लिए वर्क करना है, along with you people and along with your parents. सबके हेल्प की जरूरत है, it's a team work. So you can give me an honest feedback without considering कि तुम्हारा नाम आएगा या something of that sort, because we have to work together. Fine. Result is very important for तुम्हारा भी तो पूरा life का वो चीज़ें depend करता है ना। Just give me an honest thing. How many of you are facing problem? Because मुझे जो है experience उसमें बच्चों को generally रहता था problem.
अच्छा, there are many who are raising their hands. Okay, fine. See, I'll tell you, जैसे मैं बताती थी बच्चों को ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, या फिर if I would have taken your organic part, so I would have told you that ways. So what you have to do is, जैसे मैं तुमको फिजिकल पढ़ने को बोलती हूँ ना, तुम सेम वे ऑर्गेनिक पढ़ो, ठीक है? क्या करना है, सेम वे करो। जो भी सर ने नोट्स दिए हैं, ओके, नोट्स को तुमने 2 बारी 3 बारी रीडिंग कर लिया, ठीक है, 2-3 रीडिंग्स देख लिया, मत पढ़ो, बस उसका एक मतलब ब्रीफली रीडिंग देख लिया, मैकेनिज्म देख लिया, क्या कैटलिस्ट यूज किया, मतलब बेसिक आइडिया लगा दिया, या ये सिंपली कह दो कि लोकेशन देख ली कि कौन सी रिएक्शन कहाँ लिखी थी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको गवर्न करती हैं, ठीक है? ठीक है, और मतलब तुमको और हेल्प करने के लिए हम क्या करेंगे ना, जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो मे बी सर फिजिकल ले लेंगे और मैं ओसी ले लूंगी, तो क्या हो जाएगा, जो मेरे से छूट गया है वो सर कवर कर लेंगे, तो सर से छूट गया हो सकता है मैं कवर कर लूँ, ओके? तो हम लोग इस वे में कर लेंगे। सो डोंट वरी, वी हैव टू वर्क फॉर योर अपलिफ्टमेंट। सो नाउ सी दिस वे यू विल डू इट। अब उसके बाद क्या करना है, तुम्हारे पास जिन जिन को प्रॉब्लम थी, तुम्हारे पास कोई ना कोई तो इस टाइप की बुक होगी, लाइक प्रदीप हो गई या एबीसी हो गई या न्यूटन होगी, है? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. उस उन बुक्स का फायदा क्या होता है, या फिर अगर नहीं है, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू टेल मी, आई विल शेयर सम असाइनमेंट्स, ठीक है, जो मतलब बहुत जैसे मैं तुमको याद होगा लास्ट ईयर 200 क्वेश्चंस देती थी, लेकिन बेसिक होते थे जिससे तुम्हारे फॉर्मूलाज रट जाया करते थे। कैन यू रिकॉल? Yes. फॉर्मूला रट जाते थे ना उससे, मतलब एक ही फॉर्मूला पे 50 क्वेश्चन कर लेते थे तो 50 रट नहीं जाता था फॉर्मूला, Yes. Yes, ma'am. ठीक है? तो और हर तरीके का एप्लीकेशन भी पता चल जाता था। तो अगर ये बुक नहीं है तो फिर जस्ट मैसेज मी आउट, आई विल गिव यू उस पर्टिकुलर चैप्टर को बोलो। तो फिर हमें क्या करना है, इन टाइप की बुक्स हो गई ना, इन जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, 200, क्योंकि वो क्वेश्चंस ना किसी काम के नहीं होते हैं, मतलब लाइक एवरी से होते हैं, बट हमें हेल्प करते हैं बेसिक लेवल पे, उससे हमारी रिएक्शंस लर्न हो जाती है और हमें ये पता चल जाता है कौन सी रिएक्शन पे फोकस होना चाहिए, किस रिएक्शन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किस फॉर्मेट के आते हैं। जैसे कुछ रिएक्शन होती है जिसमें सिर्फ कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के हिसाब से आता है। कुछ रिएक्शन होती है जिसमें रीअरेंजमेंट लग रहा होता है, तो वो हमें मतलब बाकी चीजें ध्यान रहे ना रहे, रीअरेंजमेंट ध्यान रखना होता है। कुछ रिएक्शन में कुछ केमिकल कुछ प्रॉपर्टी लग रही होती है, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या समथिंग, तो वो प्रॉपर्टी अपने को ध्यान रखनी पड़ती है। तो वो चीज़ें ना याद करने में, मतलब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच करने हेल्प करने में ये बुक्स हमें बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है? सो this will help you out in this thing. So if you have this book, just solve MCQs, ओके? MCQ भी तुम अपने नोट सामने रख के सॉल्व करना। MCQ जब सॉल्व कर रहे होगे ना तो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ नॉमेनक्लेचर से होंगे, कुछ आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन होंगे, तो एटलीस्ट ये टॉपिक भी प्रिपेयर होते जाएंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन होंगे, ओके? तो वो प्रॉपर्टीज से जो क्वेश्चन होंगे तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने मेरे साथ में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, याद आया? यस या फिर सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था? तुमने खुद देखा होगा आज तक भी हाइड्रोकार्बन्स के ज्यादातर रिएक्शंस कैसी आती हैं, एडिशन की बहुत आती हैं कि नहीं आती हैं? मेजर क्वेश्चंस तुम्हें जो फील हुए होंगे एडिशन के फील हो रहे होंगे, ऑक्सीडेशन के ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। सी मेजर क्वेश्चंस तुमको यही मिल रहे होंगे ना, मार्कोनिकॉफ रूल के मिल रहे होंगे या फिर ऑक्सीडेशन के मिल रहे होंगे। ऑक्सीडेशन में भी तुमको ओजोन वाले क्वेश्चन बहुत मिल रहे होंगे और KF के, है ना? तो ये सब मुझे कैसे पता चला, व्हेन आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस। EAS में भी क्या होता है कि वही इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ऑर्थो बनेगा या मेटा बनेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे होंगे। बताओ? Yes, ma'am. इवन इफ यू सॉल्व MS चौहान आल्सो, ठीक है, तुमको उसमें भी यही क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। तो हमें कैसे पता चलता है, हम मतलब लाइक इवन हाउ डिड आई कम टू नो कि इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं, बाय डूइंग द क्वेश्चंस। सो इवन इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, कौन सी चीज याद रखनी है पर्टिकुलर रिएक्शन की और कौन सी नहीं याद रखनी है, उसका बेस्ट तरीका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और अपने नोटबुक को रख के सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो जैसे कोई क्वेश्चन आया एल्डोल का आया, एल्डोल पे फिर हम गए, एल्डोल के उस पेज को खोला, सिर्फ उस पार्ट को रीड किया। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना, अगर सपोजिंग तुम 10 क्वेश्चन एल्डोल के फंस गए, ठीक है, तुमसे 10 क्वेश्चन नहीं हुए, बट 10 times you are going to turn the pages, read aldol and see 10 questions are coming of aldol, that means isn't it an important thing?
So next time whenever you are going to revise, you will automatically come to aldol and you will come to those points कि इससे क्या क्या पूछा जाता है, अच्छा कैटलिस्ट पूछा जाता है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं वो पूछा जाता है, मैकेनिज्म पूछी जाती है. You will automatically, your brain will give you this symptom like signals. Is it fine? थोड़ा सा कोशिश करो इस पे में ऑर्गेनिक करने के. और जब क्या करोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे नेगेटिव हो जाएगा, जब गलत हो जाएगा, तो क्यों गलत हुआ, क्योंकि तुमने अप्रोच गलत लगाई. तो क्या गलत अप्रोच लगाते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो भी धीरे धीरे तुम्हें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी कि ये मुझसे मिस्टेक्स होती हैं. ओके, तो ट्राई करो इस तरीके से. डू इट फॉर 15 to 20 days. See whether you are improving in organic, your confidence is improving or not. Otherwise, I'll take some extra classes for organic especially. Fine now? Yes. ठीक है. So shortcut techniques, मतलब कह लो कि पास होने लायक तो हम लोग कर ही लेंगे. ठीक है, मतलब कुछ तो कर ही लेंगे. अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो चलो ये करते हैं. सो क्या होता है एब्जॉर्प्शन? इज इट, मतलब ये तो सिंपल एक बुक की लैंग्वेज हो गई ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. ठीक है. नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? देखो तुमने देखा होगा, जैसे तुम एक चौक का पीस ले लो, तो चौक का पीस क्या होता है, उसमें इंक गिरा दो तो चौक का पीस में जो इंक होता है वो ऐसे स्प्रेड हो जाती है, सिर्फ सरफेस पे रहती है, अंदर नहीं जाती है. मतलब एक कॉटन के क्लॉथ पे पानी गिरा दो तो ऐसे सरफेस पे रहता है कि नहीं रहता है, ऐसे फैलने स्टार्ट कर देता है. सो दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. व्हेन एनीथिंग रिमेन्स ओनली ऑन द सरफेस, ओके, दैट्स व्हाई इट इज सरफेस केमिस्ट्री. इफ एनीथिंग गेट्स मिक्स्ड, accumulated only on the surface, it is called as adsorption. अंदर ना जाए. अगर तुम if you keep on pouring ink, so what happen after some time you will see कि ink जो है अंदर तक चली गई है. इंक करो चौक पे, तुम देखो उसको तोड़ करके अंदर तुमको क्लीन दिखेगा, वाइट दिखेगा, बट बाहर की तरफ तुम्हें इंक के मार्क्स मिलेंगे. लेकिन इफ यू कीप ऑन पोरिंग ink on the same spot, you will see कि वो अंदर तक चला गया. तो if it goes on the bulk, then it is called as absorption. उसने absorb किया. लेकिन अगर वो सिर्फ surface पे रह गया, then it is adsorption. Can you get the difference? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जिस सरफेस पे वो होता है, ठीक है, सो ये जो सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं एडसॉर्बेंट. जिसके अंदर होता है एडसॉर्बेंट, जैसे चौक वाज एक्टिंग एज द एडसॉर्बेंट. ओके, एंड ये क्या होता है, जो होता है जैसे इंक हो गया था, इट इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेट. एडसॉर्बेट, फाइन. जिसके अंदर होता है इट इज एडसॉर्बेंट, एंड जिसके ऊपर होता है वो एडसॉर्बेट. जैसे स्पंज हो गया, स्पंज में वाटर हम डाल देते हैं ताकि क्लीनिंग के लिए, तो वाटर विल एक्ट एज एडसॉर्बेट एंड sponge will act as the adsorbent. Can you follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. जैसे तुमने देखा होगा, तुम जब नया बॉटल खरीद के लाते हो, टिफिन खरीद के लाते हो, तो तुमको एक सिलिका जेल मिलता है, या फिर हमारे कुछ फेस मास्क होते हैं, स्पेशली पीपल हु वर्क इन माइंस, दे वेयर अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फेस मास्क, उसमें ना चारकोल पड़ा होता है. सो ऑल दीज आर गुड एडसॉर्बेंट्स. एडसॉर्बेंट, ठीक है. अब अगर सिलिका जेल, जो एक वाइट कलर का पैकेट आता है ना, उसको तुम खोल के देखोगे तो दे आर लाइक पेलेट्स. लाइक पेलेट्स मतलब ऐसे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं और उनमें पोर्स होते हैं. Yes, ma'am. देखा है. इवन चारकोल जो होता है ना, वो पोरस बॉल्स होती है. तो क्या होता है, इसमें ना ज्यादा टेंडेंसी होती है, मतलब इनमें आकर के क्या होते हैं, लोग अब एडसॉर्ब हो जाते हैं, लोग आकर के फंस जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वाटर हो गया, ये सब आकर के एडसॉर्ब हो जाते हैं, फंस जाते हैं. ठीक है. एंड मतलब जो ये यू कैन से ये इरेगुलर शेप जो है ना, स्मूथ शेप ना होने की वजह से, इरेगुलर शेप होने की वजह से, डोंट यू थिंक सरफेस एरिया ज्यादा है? Yes. High surface area. High surface area means high adsorption. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो जितना बैक्टीरिया होता है ना, मतलब उसको खाने को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि
सारा का सारा एब्जॉर्ब हो चुका होता है एंड इट डाइज, तो इसलिए फाउल स्मेल नहीं आती है। बट अगर हम ऐसे ही अपने टिफिन या बॉटल्स को क्लोज करके रख देते थोड़े दिन, तो डोंट यू थिंक इसमें फाउल स्मेल आ जाती है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. The same thing happens with charcoal. Charcoal has a tendency to absorb gases like oxygen, CO2, ammonia, SO2, जो कि हमारे लिए harmful भी हो सकती हैं। माइंस वगैरह में ना ऐसी हार्मफुल गैसेस बहुत ज़्यादा निकलती हैं। सो इसलिए मतलब उनका जो फेस मास्क होता है उसमें पाउडर चारकोल डाल दिया जाता है, जिससे ये इन गैसेस को absorb कर ले एंड द एयर which goes after passing through this becomes comparatively free of these problems and they are risk free. Now can you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है। सो यू कैन से सिलिका जेल इज यूज्ड टू फॉर एयर ड्राइंग, एयर को ड्राई करने के काम आता है। अब होता क्यों है एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, तो अगर तुम देखो जैसे जो बल्क के अंदर, लिक्विड के अंदर या फिर एब्जॉर्बेट के अंदर का जो सब्सटेंस होता है, उसको क्या होगा, एक पार्टिकल बगल में होगा, इधर होगा, इधर होगा, तो उसके जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? Balanced. Balance. इसका देखो, दैट मींस एफ नेट इज 0, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, because all the forces are balanced, okay, but if the substance is present on the surface, तो उसको क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। डोंट यू थिंक इट इज हैविंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर इसको कोई भी अप्रोच करता है ना, कोई भी अप्रोच करता है और वो उसे पसंद आ जाता है, तो वो क्या करता है, उसके साथ एक अनदर इंटरैक्टिव सेशन कर लेता है, उसको अपने पास पकड़ लेता है ताकि अपने फोर्स को बैलेंस कर सके। एंड दिस इज द कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ डिड यू गेट इट, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाई इट इज हैपनिंग? Yes, ma'am. हम जैसे इवेपोरेशन का होता है। हाँ, सेम। वो इवेपोरेशन में क्या होता है, एनर्जी ले लेता है, भाग जाता है, ये स्टेबल हो जाता है उसको पकड़ करके। ओके, फाइन। सो नाउ सी absorption, why does it arise? Because the surface particles of adsorbent have unbalanced forces, okay, which is responsible for this. So what happens during adsorption? What happens, मतलब ये आपस में एक बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं एंड इस बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड इज क्रिएटेड बिटवीन, इट कैन बी अ वीक बॉन्ड और अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे हम एब्जॉर्प्शन को डिवाइड करेंगे। सो बॉन्ड इज क्रिएटेड बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड दी एब्जॉर्बेंट। तो अगर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी ना, Yes, ma'am. बॉन्ड क्रिएट हो गया मतलब एनर्जी कम हो गई। ओके, सो विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन, बॉन्ड क्रिएशन, which type Bond of process? creation. एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा मैम, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। Yes, so adsorption is exothermic. Will you remember this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Adsorption is exothermic because एक बॉन्ड बन जाता है उनके बीच में। मतलब इसका थर्मोडायनेमिक्स भी हम समझ सकते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक्स अगर हम समझें, इसका थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर हम समझें, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर हम समझें, अब देखो ये जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है ना, अगर तुम अपनी बुक में जाओगे तो 2-3-4 पेजेस हमने इतनी जल्दी जल्दी पढ़ लिए, क्योंकि जो चीज़ मेरे को यहाँ समझानी है ना, वो थ्योरी में जब लिखी जाएगी तो इट विल टेक मोर स्पेस अलॉन्ग विद डायग्राम्स। ओके, तो हो सकता है जो हम मतलब तुम्हारे हिसाब से 4 to 5 पेजेस यहाँ पर हो चुके होंगे। ओके, सो नाउ सी डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस TS, यही होती है ना थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन। Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. tell me yourself, delta H adsorption is exothermic or endothermic? Exothermic. Exothermic. That means delta H is, what is Negative. the value? Negative.
नेगेटिव। एंड एंट्रोपी मींस फ्रीडम, मैम वो डिक्रीज कर डिक्रीज रही हो रहा है, है, इंक्रीज कर रही है, Decrease होगा. डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज डिक्रीज हो हो रही रही है है। तो मैम, डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगी, होगी कि नहीं? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम, ओके, एंड फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए मैम। और स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव आनी चाहिए। सो सी, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल मेक टी डेल्टा एस पॉजिटिव और नॉट? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। तो टेल मी कब ये स्पॉन्टेनियस होगा? कब स्पॉन्टेनियस हो? जब डेल्टा एच मैम बहुत जब हाई हो, डेल्टा Delta एच H बहुत टी ज्यादा हो. डेल्टा एच से हाईली ज्यादा बड़ा हो। नेगेटिव हो। हाईली वो होगी, ठीक है। सो मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जब बॉन्ड बने, ओके। सो अदर तभी एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। सो डेल्टा एच बिकम्स less, or you can say it becomes more negative as adsorption proceeds. Can you follow? यस मैम। Okay, so if you want the spontaneity to be high, spontaneity, so your obvious सी बात है, जो delta H का magnitude है, it should be greater than the magnitude of T delta S, isn't it? Yes. यस मैम, यस मैम। Okay, now see on the basis of adsorbent और adsorbate के बीच में कैसा bond बना है. Adsorption can be classified into two categories. Adsorption can be classified into two categories. One is called as physiosorption and one is called as chemisorption. तो फिजियोसॉर्प्शन कब होता है? जब फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फिजिकल फोर्सेस कौन से होते हैं? वैंडर वॉल वैन फोर्सेस। डर वाल फोर्सेस। केमिकल ऑप्शन का मतलब क्या हो गया? केमिकल बॉन्ड बनेगा। इट कैन बी एन हाइड्रोजन बॉन्ड, इट कैन बी एन आयनिक बॉन्ड, एनीथिंग लाइक दिस, ओके। अब बताओ कौन स्पेसिफिक होगा? स्पेसिफिक मतलब पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है? केमिकल बॉन्ड हर एक केस में तो पॉसिबल नहीं होता कि हर एक केस में पॉसिबल होता है, मैम हर एक में नहीं होता। हर एक में। बट वैंडरवाल तो हर एक में आ जाता है ना। बुक रखी है टेबल यस के मैम। ऊपर, वैंडरवाल फोर्स चल रहा है। यस मैम। So who is specific and who is not specific? Physiosorption is specific. This option is not specific and it is going to be स्पेसिफिक। specific. Can you follow my point? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब वैंडरवाल फोर्स मतलब जब तुमने बुक को टेबल पे रखी, उनका बीच में अटैचमेंट हो गया, बुक मूव नहीं कर रही, लेकिन हटा सकते हैं इजीली। रिवर्सिबल है या नहीं है? यस मैम। Yes, ma'am. बट केमिकल बॉन्ड बनने के बाद तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। केमिकल चेंज, Yes. Yes, ma'am. this is going to be what? Generally irreversible. Can you follow? Yes, ma'am. Yes. यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन अगर हम बात करें तो फिजियोसॉर्प्शन में बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन हाई एनर्जी रिलीज करेगा या लो करेगा? मैम लो Low एनर्जी रिलीज energy होगी। release करेगा। फिजिकल बॉन्ड ही बन रहा है, तो इट इज गोइंग टू हैव वेरी लो एनर्जी बिकॉज ऑफ दी, लाइक इसको हमने बोला भी, उन्होंने रेंज भी दी हुई है 20 to 40 किलो जूल पर मोल के बीच में ही बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है? वेरी हाई और नॉट? Yes, ma'am. यस मैम। मतलब इट इज अराउंड 82 टू, मतलब जस्ट डबल टाइम्स हो जाता है, ओके। यहाँ पर कब फेवरेबल होगा? लो टेम्परेचर, क्योंकि फिजिकल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग व्हेन यू हैव लो टेम्परेचर, पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. और केमिकल बॉन्ड्स कब फेवरेबल होते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कब बढ़ती है? जब हाई टेम्परेचर हो। एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह याद करके बताओ। Yes, ma'am. Temperature High rise temp- करने ये कब फेवरेबल होगा? high temperature. मैम हाई टेम्परेचर या फिर मॉडरेट टेम्परेचर, क्योंकि मैम हाई पे तो बॉन्ड्स टूट जाएंगे ना मैम, वो बहुत उड़ जाए। हाई नहीं, बहुत हाई नहीं, मतलब जो एक तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो बॉन्ड हाई टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। जनरली हाई का मतलब होता है 400 to 500, दैट इज वेरी वेरी हाई। ओके मैम।
ठीक है, तो हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे बताओ, अगर हम प्रेशर लगा दें तो प्रेशर लगाने पर क्या होगा? अगर तुम बुक के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, दोनों ज्यादा फ्रेंडशिप करेंगे। यस मैम। यस अब मैम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हमने मतलब हाई प्रेशर इसके लिए भी फेवरेबल है और इसके लिए भी हाई प्रेशर दोनों में फेवरेबल है। फेवरेबल है, फेवरेबल। ओके, ये क्या होता है? ये जो होता है ना, ये मतलब अगर हमने हाई प्रेशर लगा दिया तो जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ था, पहले एब्जॉर्प्शन एक छोटे लेयर पे था, लेकिन प्रेशर ज्यादा लगने पर मल्टी लेयर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो सेम वे फिजियोसॉर्प्शन क्या हो सकता है? इट कैन बी मल्टी लेयर इफ यू अप्लाई प्रेशर। ऑन अप्लाइंग pressure it can be multi-layered, isn't it? But over here will it be multi-layered? chemical bond तो एक ही layer पे बनता है ना? यस मैम। So Chemi's option is which layer? Unilayer. Can you get the difference? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद आते हैं इनके आइसोथर्म्स, मतलब दो आइसोथर्म्स होते हैं, फ्रेंडलिच और लैंगमिर। तो हम लोग जो आइसोथर्म्स वाला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बट तब तक के लिए तुम्हारे पास होमवर्क क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि मेरे से NCERT से बताने से रीड ज्यादा करना। जब तुम उसको रीड करोगे ना तो फॉलो हो जाएगा। मतलब शायद तुमको अभी पढ़ने में मजा नहीं आ रही होगी, जब तुम रीडिंग मार रहे होगे तुमको फीलिंग नहीं आ रहा होगा शायद, आई डोंट नो, मतलब इट यूज्ड टू हैपन विद मी, बट आई डोंट नो वेदर इट इज हैपनिंग विद यू कि तुम, अगर तुम्हें बोल रही हो मैं चैप्टर रीड करो तो शायद मजा नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा एक बोरिंग चैप्टर, लगता है मैम। हाँ, लेकिन अब NCERT रीड में कर, हाँ क्या बोल रहे थे monotonous है बेटा? और कुछ भी हाईलाइटेड नहीं, मैम बहुत मोनोटोनस सा बहुत रहता है, monotonous बस है। एक मैम एक सब लिखते चले जाते हैं, कुछ हाईलाइट भी नहीं रहता। एनसीईआरटी में बहुत अजीब लगता है पढ़ने हाँ में। हाँ, अब तुम रीड करके देखना तो तुमको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुमको ऑटोमेटिकली चीजें फॉलो होने लगेंगी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं ना, मतलब एब्जॉर्प्शन भी रीड कर लेना और एक बारी कोशिश करना कोलॉइड रीड करने की, जितना पढ़ पाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोलॉइड्स को रीड करने की कोशिश करना। ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि यू नो अगर 1.5 आवर की क्लास है ना और ये चैप्टर ऐसा है कि मेरे को शायद कोलॉइड्स कराने में सिर्फ एक क्लास और लगे, मतलब पूरा चैप्टर 50 पेजेस का क्योंकि तुम खुद ही देख रहे हो इसमें समझाने को ज्यादा नहीं है। कैन यू सी, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ होते नहीं है, सिर्फ समझाना ही होता है, बोलते जाना होता है बस बेसिकली। ओके, तो जैसे आज की क्लास में तुम देख लोगे तो एनसीईआरटी के कम से कम 6-7 पेजेस कवर हो गए होंगे इतनी सी देर में। ओके ना, फाइन। यस और मैम। पढ़ने का तरीका वही है कि मैं क्या करूंगी, एक तुम्हें इसकी असाइनमेंट दूंगी, फाइन। तो उसमें क्या होगा, जब उसकी डेफिनेशन को 5 बारी 10 बारी पिन पॉइंट किया जाएगा और उसके की वर्ड्स को 5 बारी 10 बारी पिन पॉइंट करके तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुम बार बार उन्हें पेजेस टर्न कर करके सॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशंस, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में सेटल्ड होने चाहिए वो आने लगेंगे कि नहीं? तो जो मेरे यस मैम। जो इस टाइप के चैप्टर्स होते हैं ना, जिसमें मतलब पढ़ना या रीडिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पर आई ट्राई टू टेक मोर टेस्ट्स एंड मोर क्विजेस सो दैट you do mistakes, you come across your keywords of the definition and where to study, where to focus, उन points पे तुम्हें ज्यादा idea लगे। तो before next class I'll give you a quiz also on absorption only so that you are able to follow that। मतलब quiz कर लिया, 2 बारी book का reading कर लिया, more than sufficient होगा। ओके, लेकिन डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, क्योंकि स्कूल में या बोर्ड लेवल पे भी तो हमें क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें डेफिनेशंस वगैरह वो बुक पूछ सकते हैं। ओके, Yes. ठीक है, तो वी आर कीपिंग इट टिल हेयर फॉर टुडे। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग वाला इसलिए उठाया ताकि तुम बाकी फिजिकल पढ़ लो अच्छी तरीके से, साइमल्टेनियसली उसके डाउट्स पूछते जाओ। Metallurgy will be quite interesting. General isolation methods, it will be quite interesting. You will enjoy doing it. And तो मतलब वही है, एक ऐसा चैप्टर एक वैसा चैप्टर, ऐसे कर करके हम लोग सीक्वेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन, सो यू कैन यूज दिस टाइम फॉर डूइंग पुराना बैकलॉग क्वेश्चंस या व्हाटएवर यू वांट टू डू।
कोई चैप्टर रह गया हो जो तुमने लग रहा है तुमने नहीं किया था, इस टाइम को जो अभी तो क्योंकि होमवर्क इसमें मिलेगा नहीं ज़्यादा, सिर्फ रीडिंग ही करने का मिलेगा, तो तुम वो क्वेश्चंस अपने टाइम को जुडिशियसली यूज कर सकते हो। ओके, सो आई सेंड यू द PDF. Anything else you want to discuss? Okay then. Thank you. Thank you everyone. Thank Good you. night.